Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the newspaper of 26th of July. Starting with the first news, Google Maps ups the ante, adds new feature for Indian user. The first of all important thing is India has also new startup with regarding to the mapping. For example, Map My India, or they are also catering to the B2B business, B2C market. तो कंपटीशन बढ़ते आ रहा है. फर्दर जो मैप माई इंडिया है उसके साथ साथ और भी स्टार्टअप्स है. दे आर फोकसिंग सोनली ऑन मैपिंग. मैपिंग में बहुत सारे न्यू न्यू फीचर्स होते हैं. इवन गूगल इज नॉट प्रोवाइडिंग. अब नैरो रोड नेविगेशन फीचर्स, हर फ्लाई ओवर कॉल फीचर्स, रियल सर्च इन ईवीज. और तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो मैपिंग है क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे ओवरऑल ट्रैफिक मोर सुटेबल तरीके से मैनेजमेंट हो सकता है. सेकंड, उसको लोकल बिजनेसेस और रूरल एरिया मैपिंग होगा तो इट विल कनेक्ट द एग्री बिजनेसेस, द अर्बन क्लस्टर. नैरो रोड नेविगेशन से जो रोड लास्ट माइल कनेक्टिविटी उसका बात करते हैं वो भी आ सकता है. इसलिए मैपिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लान टू प्राइवेटाइज टू पीएसबी स्टिल अंडर कंसिडरेशन. प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लॉस मेकिंग पीएसबी होते हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं कि इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल है, तो उसको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं. नहीं तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब हो गया कि स्टिल द मैनेजमेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट स्टेक लेस देन 50% हैज बीन सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर. उससे क्या फ़ायदा होगा कि ओवरऑल ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, रेवेन्यू ड्रेनेज कम होगा. दूसरा कि प्राइवेट सेक्टर में आप रैशनलाइज करेंगे तो कुछ लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर होंगे हर एक फील्ड के अंदर में, एक या दो मैक्सिमम. इसलिए गवर्नमेंट फोकस कर सकती है. और उनका जो रोल रहता है कि इक्विटी प्रोवाइड करना, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना एट अफोर्डेबल रेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल बीएसएनएल जैसे, बीएसएनएल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेइंग डाउन द गीगा फाइबर ग्राम पंचायत तक. वो जियो और ना ही कि एयरटेल कर पाता है, बीएसएनएल कर पाता है. 4G अवेलेबल कराना सप्लाई इन रूरल एरियाज, वो भी बीएसएनएल करवाते हैं. तो उसे एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन बढ़ता है. तो उसमें भी अगर थोड़ा प्राइवेटाइज करेंगे, रेज कर सकते हैं इक्विटी, प्राइवेट के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, तब उसने अच्छा हुआ. और भी जगह कुछ हुआ था तो एयरटेल, तो एयर इंडिया का हाल फिलहाल हुआ था प्राइवेटाइज. रूरल मार्केट ड्राइविंग द एफएमसीजी ग्रोथ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. इसमें दिखाता है रूरल मार्केट ड्राइविंग. इसका मतलब क्या है कि एफएमसीजी मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी में यूज किए जाते प्रोडक्ट, हर एक चीज. वो ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब लाइफस्टाइल बदल रहा है. रूरल एरिया में रियल वेजेस और ओवरऑल ग्रोथ जो है वो देखने में मिल रहा है. इसका मतलब कि फूड के अलावा भी नॉन फूड एक्सपेंडिचर में जा रहा है. फूड एक्सपेंडिचर में भी पैकेट फूड में जा रहा है. तब एफएमसीजी ग्रोथ हो रहा है. दिस फोकसेस की रूरल एरिया में भी प्रॉस्पेरिटी का चांसेस है और आने वाले समय में ओवरऑल ग्रोथ हो सकता है अर्बन रूरल मिलाकर. बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट states that legislative power to tax mining mineral rights and mineral bearing land could potentially inflate the already tax burden of the employment intensive sector. ये तो एनालिस्ट ने बताया.
हाँ, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या रहा है? पहले उसमें क्वेश्चन उठता था कि जो माइनिंग राइट्स होता है, टैक्सेशन होता है, क्या वो स्टेट के अंदर में आ सकता है? हम लोग में से बात करते हैं एमएमडीआर एक्ट के अंदर में, माइनर मिनरल, मेजर मिनरल, स्टेट्स के पास पावर है कि? तो इसमें बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट गिवन राइट्स, states have the power to tax mineral rights and mineral bearing lands over and above royalty। तो पहले था कि स्टेट के पास राइट्स नहीं है, उसके पास रॉयल्टी ले सकता है, अब वो टैक्सेशन भी कर सकता है। फायदा क्या होगा उससे? कि दो चीज फायदा हुआ था ईस्टर्न, जो बोलते हैं कि ईस्टर्न रीजन कम डेवलप है, तो ईस्टर्न रीजन बहुत मिनरल रिच जगह है। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इवन वेस्ट बंगाल की इस तरफ। लेकिन प्रॉब्लम कि इक्वल जो टैक्सेशन था वो बेनिफिट नहीं दिया गया था, तो उसे कम स्टेट रेवेन्यू बजट के अंदर में आता था। सेकेंड चीज था कि ओवरऑल जो फ्रेट चार्जेस है, इसको भी रैशनलाइजेशन किया गया था, तो इसलिए जो पॉकेट ऑफ क्लस्टर्स है इन द साउथ वो बढ़ा। तो अब इससे क्या फायदा होगा कि बाकी जो मिनरल स्टेट्स है झारखंड, उनको भी इक्विटी के हिसाब से मिल सकेगा। उड़ीसा अर्निंग हैव सर्ज फ्रॉम 860% टू 860% फ्रॉम पिछले 8 साल में। छत्तीसगढ़ में 620% हो गया, झारखंड में 425%, कर्नाटका 316%। तो रॉयल्टी रेट रैशनलाइजेशन से इतने अर्निंग बढ़ चुके हैं। दे मे ऑल्सो अडॉप्ट न्यू टैक्सेस। तो उसमें एक ही लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड कि स्टेट के पास ऑल्सो दे हैव राइट्स टू लेवी टैक्सेस अपार्ट फ्रॉम रॉयल्टी, मिनरल राइट्स में। फॉर एग्जाम्पल 9:8:1 में उन्होंने दिया रूल, 9 जज बेंच थे। इट इज एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल और टैक्सेशन दोनों के बीच में कैसे एक डिवोल्यूशन होता है फंड का, उसके एग्जाम्पल है। जब फेडरलिज्म का एग्जाम्पल बोलते हैं तो उसमें अलग अलग एग्जाम्पल आता है, सीबीआई का आता है, गवर्नर का आता है, तो उसमें से ये भी एक एस्पेक्ट है रेवेन्यू कलेक्शन। टू मीट 10,000 एफपीओ टारगेट अहेड ऑफ डेडलाइन, तो फॉर बूस्टिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, reducing द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट एंड बूस्टिंग मार्केटिंग एवेन्यूज, तो गवर्नमेंट इज लाइकली टू अचीव टारगेट ऑफ 10,000 एफपीओ। एफपीओ है क्या? फ्रॉम द नेम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनके कलेक्टिव्स काम करते हैं, कैन बी अंदर कंपनी और कोऑपरेटिव। उनका रोल रहता है कि अपने जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, उसको चैनलाइज करे और कलेक्टिवली इसमें इन्वेस्ट करे। हो सकता है कि वो फार्म इनपुट, सब कोई लैंड है, सब कोई यूज़ करे, सीड सीड को यूज़ करे, खरीदे सस्ते भाव में। फार्म इनपुट है, चाहे लैंड लेबर, उसमें अब खर्चा हो, उसमें और रैशनलाइजेशन हो सकता है, इसलिए एफपीओ के बारे में बात किया गया था। जैसे एसएचजी होता है, वैसे एफपीओ एक तरह से वी कैन से कलेक्टिव टारगेट दिया जाएगा कि 10,000 एफपीओ हम कह सकते हैं 2025 तक। कंपनी और कोऑपरेटिव भी हो सकता है एफपीओ। 20 मिलियन प्रोजेक्ट लोन दिया जा सकता है एफपीओ में, एक एफपीओ में। अब उससे क्या होगा कि नेटवर्क ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन जीएम क्रॉप जो क्वेश्चन उठता है वो भी हम एफपीओ के थ्रू करवा सकते हैं। फिर पेस्टिसाइड, यूरिया, से एफपीओ के थ्रू कर सकते हैं। एफपीओ को मॉडल बना सकते हैं एट अ वेरी ग्रास रूट लेवल। क्लाइमेट चेंज में डिसरप्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रू। कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इम्पैक्ट्स द क्लाइमेट इन इंडिया, वेदर। तो इराटिक रेनफॉल, एल नीनो, ला लीना के कारण इम्पैक्ट आता है खरीफ सीजन पर भी, सोइंग सीजन एंड रबी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि
फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, कभी कभी क्रॉप बम्पर होता है, कभी कॉप वेव फेनोमेना में फंस जाता है। तीसरा होगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव, बाकी सब डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स से लेकर के लेबर प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट करता है। सप्लाई डिमांड चेंजेस होते हैं रिगार्डिंग द पावर इनपुट, वो बोल सकते हैं, क्योंकि हीट वेव के समय ज़्यादा पीक पर पावर डिमांड होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड। तो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज इसको भी इंक्लूड करना चाहिए हर जगह। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पॉलिसी में, इंस्टीट्यूशनल मेजर में हम लोग बात किए थे कि क्लाइमेट चेंज कैबिनेट कमेटी होना चाहिए, जैसे EIA है वैसे क्लाइमेट असेसमेंट होना चाहिए। वैसे ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर भी क्लाइमेट चेंज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। कहाँ पर होगा? एक एग्जांपल सामने में है कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वैसे ही क्लाइमेट इंश्योरेंस कर सकता है। क्रॉप का तो ऑलरेडी होता ही है फसल बीमा योजना के अंदर में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ छोड़ा गया है, हीट वेव नहीं है, या फिर और भी कुछ नया जो हो सकता है क्लाइमेट चेंज के कारण, वो भी इंक्लूड करना चाहिए। तो इंश्योरेंस मैकेनिज्म जोड़ा जोड़ा जाए इसको। ग्रीन ग्रोथ पे फोकस कैसे करें उस पर किया जाए। कारगिल दिवस कल था, 26 जुलाई 2024। और उसमें बेल का रोल क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नाम में, भारत इलेक्ट्रॉनिक, तो ओवरऑल सर्वेलेंस रडार इस पे फोकस करते हैं। सर्वेलेंस सिस्टम 7,500 किलोमीटर रडार, टैक्टिकल कंट्रोल रडार, ICU वेंटिलेटर, इवन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाते इंडिया में बेल, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, वेपन सिस्टम है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन, मिलिट्री कम्युनिकेशन, नेवल, रडार एक्सेट्रा सब में कैसे वो हेल्प कर, कैसे यहाँ पर मेक इन इंडिया हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, इंडियनाइजेशन में फोकस कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग टू इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्रीज, PPP मॉडल, जॉइंट वेंचर, मेक इन इंडिया सेल है उनके फैक्ट्री के अंदर में, उसके बेसिस पे इंसोर्स आउटसोर्स करता है। अलग अलग कंट्रीज के अंदर में मार्केटिंग ऑफिस है कि लोग, जब हम लोग बात करते हैं कि MSME की ग्रोथ कैसे हो, तो एक प्लेटफॉर्म बनेगा कि एवेन्यूज ढूंढने के लिए कहीं पर भी FTA साइन हो रहा है कि नहीं, उसके लिए। वैसे ही चाइना के पास भी अपना एक ओवरऑल डिप्लोमेसी है, उसका एक सेल है जो सिर्फ और सिर्फ क्रेटर करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इंडिया में कोई सर्विस ऐसा है तो ITO है, इंडियन ट्रेड सर्विस, ITS, वो भी सिविल सर्विस के थ्रू ही जाता है, इसी एग्जाम के थ्रू। तो ये सभी कारण क्या होगा, जो ओवरसीज मार्केट होगा, वियतनाम, श्रीलंका, वहां पर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ढूंढ सकते। तो प्रॉफिट मेकिंग PSU है, रेवेन्यू उसका 20,000 करोड़। इसमें वो नेक्स्ट बात कर किया जाता है कि पेरिस ओलंपिक विल बी द मोस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली इन हिस्ट्री। कैसे? तो एग्जांपल, एक फोटो था ट्विटर पे जिसमें आईफिल टावर के सामने में जो स्पेस है, उसको, उसमें सैंड यूज किया गया है, और जो स्टेडियम है, इट इज क्रिएटेड बाय द पोर्टेबल फिक्स मॉडल, कि ओवरऑल जो स्टेडियम बनाएंगे वो 3D प्रिंटेड रहेगा, और कैसे एक के ऊपर एक करके स्क्रू यूज करें। फॉर एग्जांपल इंडिया में एग्जांपल होता है कहाँ पर, रिपब्लिक डे के समय में होता है, जो बैठने वाला बनाया जाता है इट इज 3D, और इसको रिमूव कर सकते हैं, वैसे ही बनाया जा रहा है पूरा स्टेडियम। स्टेडियम नहीं, कम से कम छोटे छोटे, वॉलीबॉल हो गया, या फिर तो बड़े बड़े स्टेडियम कॉन्क्रीटाइजेशन का यूज होता है, कंक्रीट यूज होता है मोस्टली। अनफ्रेंडली देखा जाता है कि पोस्ट ओलंपिक्स कैसे वो जगह घोस्ट सिटी बन जाता है। फॉर एग्जांपल, इवन इन चाइना के अंदर में, ब्राज़ील जब ओलंपिक किया था रियो में, उसके बाद फिर रशिया ने किया था तब भी वैसे हुआ। तो अब ऐसा क्वेश्चन उठता है कि इतना खर्चा क्यों करें, 1 लाख करोड़ रुपीज़ खर्च हो रहा है,
$11 बिलियन खर्च हो रहा है, इतना क्यों खर्च करें, वो भी कुछ जीडीपी के लिए। तो उस पर अलग अलग सोल्यूशन निकला था कि या तो हम लोग एक सिटी बनाए जहाँ ओलंपिक्स हमेशा हो हर साल। दूसरा, क्या वैसा है कि क्या जो ओलंपिक्स करवा रहा है उसको क्लाइमेट फ्रेंडली बनाए, ऑल्टरनेटिव बनाए, इको इको फ्रेंडली बनाए। या तीसरा, जो ओलंपिक्स के लिए स्टेडियम बना रहे हैं इसको पोस्ट ओलंपिक्स में उसमें नेशनल गेम कंडक्ट हो, उसको ऐसा कर दे कि ओवरऑल कंटिन्यू रहे, हॉस्टल होटल सब चीज़ स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से चले। तो इसमें कैसे फोकस किया जा रहा है, तो ईटरी पर, सस्टेनेबल लोकल प्लांट बेस्ड फूड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फोकस किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन, टोक्यो में 11 पर न्यू साइट को कंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन 95% ऑफ द पेरिस गेम विल बी हेल्ड इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर, वही जो बताया 3D प्रिंटेड है, सोलर पावर, रिसाइकल, बायो बेस्ड मटेरियल। एसी की जगह अलग अलग मैट्रेसेस यूज़ किया जा रहा है, फिशिंग नेट, बेडशीट यूज़ किया जा रहा है, रिन्फोर्स कार्डबोर्ड। तो 2800 अप न्यू अपार्टमेंट इन ओलंपिक विलेज विल बी कन्वर्टेड इनटू होम्स आफ्टर द इवेंट। मतलब एक और इंडिया की बात होता है कि इंडिया भी जब ओलंपिक्स कराएगा तो हम लोग हो सकता है कि ऐसा बना सकते हैं कहीं पर भी जहाँ पर अफोर्ड, लेकिन उसके बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल गेम्स के लिए। आईएसएल हो सकता है उसमें, कि कबड्डी प्रो लीग हो सकता है वहाँ पर। नॉट कम्प्लीटली इको फ्रेंडली, तभी बोला जाता है कि 15,000 एथलीट जाता है। इंडिया में कितने जन जा रहे हैं, तो 117। 10 मिलियन टूरिस्ट आएंगे, 1 करोड़ टूरिस्ट। 1 करोड़ टूरिस्ट में एवरेज एवरेज जो एक्सपेंडिचर होगा वो 2,000 3,000, तो $3 बिलियन तो ऐसे ही है। इससे मतलब ज़्यादा ही है आराम से। कार्बन पॉजिटिव होना चाहिए। सब क्वेश्चन उठता है कि ये सब तरीका ग्रीन वॉशिंग है, गिल्ट फ्री, लेकिन असली में क्या है कि ऑफसेटिंग प्रोडक्ट है नॉट इम्प्लीमेंटेड मच। पेरिस 2024, एक फ्रांस, एक, हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रांस इस गिल्ट ट्रिपिंग, या फिर पेरिस 2024 एक तरह से फ्रांस के लिए बात किया जा रहा है कि वो मीट करे क्लाइमेट स्टैंडर्ड, लेकिन वो क्लाइमेट जो इश्यूज है, फॉर एग्जांपल यूएन में बाकी जगह, वहाँ पर वो अपना जो ऑब्लिगेशन है उसको पूरा नहीं कर रहा। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये जो गेम है इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स वॉशिंग। तो स्पोर्ट्स वॉशिंग कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन इंडस्ट्री। माइनिंग एंड पावर ऑफ स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट 9 जज बेंच, हमेशा 5 जज बेंच से ऊपर जो होता है इट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इट डिसाइड रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, फेडरलिज्म, स्टेट स्टेट के बीच में जो इशू होता है उसके ऊपर, या फिर जो कोर एरिया होता है कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज के अंदर उस पर बात होता है। हमेशा से स्टेट का राइट्स को डिनाई किया गया था विथ रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ द माइन। तो 9 जजमेंट ने बोला कि रॉयल्टी जो है इट इज़ नॉट अ टैक्स, सो इसलिए इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनके पास पावर है टू इम्पोज द टैक्स। दे कैन जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, उससे फ़ायदा होगा। 8:1 में उन्होंने दिया। क्यों ऐसा हो रहा था, पहले तक रॉयल्टीज क्या होता है, रॉयल्टी एक फीस होता है, इट इज़ नॉट टैक्स पे टू द ओनर इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू यूज द प्रोडक्ट। सब जगह ही, मूवी स्टूडियो में भी यूज़ होता है। म्यूजिक अगर सुनना है तो आपको रॉयल्टी फी देना है आर्टिस्ट को। इंडिया एक्ट में बात हो रहा था कि आप रॉयल्टी दे सकते हैं कंपनी को और कॉरपोरेशन को, लेकिन क्वेश्चन उठता है क्या उनके पास पावर है अंडर द MMDR। तो 1989 में 7 जज बेंच, उसमें they were hearing the challenge by the company to the Tamil Nadu imposing a cess,
इंक्लूडिंग द रॉयल्टी। तो कोर्ट ने बोला स्टेट नॉट ओनली हैव द पावर टू कलेक्ट रॉयल्टी नॉट इम्पोज टैक्स। तो 1989 में उन्होंने बोला था कि रॉयल्टी बस कर सकते, टैक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर में है, इसलिए नहीं कर सकते। स्टेट डू नॉट हैव पावर टू इम्पोज फर्दर टैक्स ऑन द सब्जेक्ट। ये पहला केस था। उन्होंने उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया कि रॉयल्टी इज अ टैक्स, और सेस ऑन रॉयल्टी इज बीइंग अ टैक्स इज बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि वो सेंटर एक्ट कवर करता है। एमएमडीआर एक्ट सेंटर एक्ट है। रॉयल्टी इज अ टैक्स, इसी पर ही जजमेंट आया अभी। इवन 2004 में भी बात हुआ तो इसमें रॉयल्टी एंड टैक्स यूज किया गया, तो ये सेम ही हो रहा है। 2011 में भी बात हुआ, उन्होंने भी सेस को इम्पोज किया था, रेटिफिकेशन था, तो केस चले गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। वाई द मेजोरिटी इन थर्सडे होल्ड द रॉयल्टी इज नॉट टैक्स? क्यों रॉयल्टी टैक्स नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला रॉयल्टी स्पेसिफिक अग्रीमेंट होता है बिटवीन माइनिंग लीजर एंड लेसर। जो पर्सन हु लीजेस द प्रॉपर्टी, टैक्सेस होता है पब्लिक पर्पसेस के लिए, वेलफेयर स्कीम, क्रिएटिंग पब्लिक स्कीम। तो ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस रॉयल्टी एंड टैक्स के बीच में। रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है, टैक्स मेंट फॉर द पब्लिक पर्पसेस, क्रिएटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो माइनिंग राइट्स जो है वो एक रॉयल्टी हो गया। प्लस वो तो बोल ही दिए कि स्टेट के पास राइट्स है, लेकिन स्टेट्स आल्सो हैव द पावर टू टैक्स। तो पहले जो क्वेश्चन उठता था कि स्टेट के पास पावर नहीं है टैक्सेशन, क्योंकि वो सेंटर सब्जेक्ट के अंदर में आता है माइनिंग राइट्स। अब गवर्नमेंट, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसके पास पावर है, इम्पोज कर सकता है। अंडर स्टेट लिस्ट स्टेट हैव द एक्सक्लूसिव पावर, पहली बात है, टैक्स कर सकते हैं एनी लिमिटेशन। अब यूनियन लिस्ट में भी सेंटर के पास पावर होता है कि आप माइंस को रेगुलेट करें अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स। तब हम लोग बोल सकते हैं कि उनके पास एक एवेन्यू खुल जाता है पूरे रेवेन्यू जनरेशन का, कि रॉयल्टी तो लेंगे, साथ ही साथ टैक्स भी इम्पोज कर सकते हैं। यहाँ पर आगे it held the state also had the power to tax the land where mines and quarries are located. All types of land covers the everything under the over the land, under or over the land. These tax the court held will not be affected by the MMDR Act. Directly बता दिया उन्होंने। तो यही क्रक्स हो गया ओवरऑल आर्टिकल है। लेकिन जस्टिस नागारन था, उन्होंने डिसेंट दिया, 8:1 है ना, तो 1 डिसेंट दिया। उन्हें बात है कि MMDR जो है एक टैक्स है फॉर द मिनरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सेस और लेवाई करने से ओवरऑल डिफीट हो सकता है पर्पस। लेकिन इसमें एक और हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्टेट्स का अपना राइट्स है उसे एमएमडीआर टैक्सेशन भी कर सकते हैं, रॉयल्टी भी ले सकते हैं, उससे हो सकता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाए। एक तो पहला बात, दूसरा कि अलग अलग टैक्सेशन के एस्पेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल बेस्ड अल्कोहल, और दूसरे जो यूज करते हैं कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन बेस्ड अल्कोहल, दोनों में टैक्सेशन डिफरेंट है। तो टैक्सेशन पर ही नया एवेन्यूज खुलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अलाउ किया एमएमडीआर एक्ट के अंदर में, जबकि एमएमडीआर एक्ट बना हुआ है सेंटर के अंदर में, कि अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट आप टैक्सेशन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अलाउ किया कि एमएमडीआर एक्ट है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेट, उसको रोकता नहीं है। स्टेट ऑल्सो हैड अ पावर टू टैक्स द लैंड, अबव द लैंड, बिलो द लैंड, इट कवर्स एवरीथिंग, ऑल टाइप्स ऑफ लैंड। तो स्टेट ऑल्सो हैव द पावर
The royalty is not a tax, it is a different thing. It is a contract where tax is for public purposes. Second, कि सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड कि स्टेट के पास राइट्स है, वो टैक्सेशन कर सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर ब्रिंग सम सीरियस इन्वायरमेंटल कंसर्न. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंजेस हम लोग साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से देखते हैं, प्राइवेसी देखते हैं, लेकिन उसका इन्वायरमेंटल कंसर्न अभी देखेंगे. पहला है कि पावर गजलिंग है. जैसे बिटकॉइन देखते हैं, बाकी सब देखते हैं, तो उसमें पावर यूसेज बहुत ज़्यादा होता है. उसमें एनवीडिया और उससे रिलेटेड जीपीयू का यूसेज ज़्यादा है, तो जीपीयू ज़रूरत है. चैट जीपीटी में जीपीयू ज़रूरत है. कल ये बात किए थे कि इंडिया इज़ बाइंग कितने 1500 जीपीयूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया. तो जीपीयू ज़्यादा बढ़ेगा तो पावर सेक्टर बढ़ेगा. पावर ऊपर से डिपेंडेंट है इंडिया में कोल के ऊपर, तो कोल का यूसेज बढ़ेगा. डेटा सेंटर अकाउंट फॉर 1 to 1.3% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड. सिर्फ डेटा सेंटर वो 3% से सकता है. पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कर देंगे ना तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 0.5% है सिर्फ. तो पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज़्यादा है डेटा सेंटर का डिमांड पावर है अभी. और सिर्फ पावर नहीं है, कूलिंग सिस्टम के लिए पानी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए. वाटर सप्लाई फॉर एग्जांपल ओपन चैट जीपीटी आउआ के अंदर में 6% ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाटर सप्लाई यूज़ किया गया चैट जीपीटी 4 मॉडल बनाने के लिए. ये एग्जांपल ले सकते हैं. इसलिए इंडिया में जब बात होती है इट इज़ वाटर इंटेंसिव, तो हम लोग और अलग सोल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं फॉर कूलिंग द. लेकिन कूलिंग ये आसान है ज़्यादा. वाटर इज पब्लिक गुड, तो इसलिए वी शुड मिनिमाइज. डेटा सेंटर शुड मेक एफिशिएंट है, मिनिमाइज द एमिशन फुटप्रिंट. ऑल्टरनेटिव क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके एमिशन कम हो सकता है. कैसे? कि उसका डेटा सेंटर तो बढ़ ही रहा है और कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन एक समय बाद पीक होगा. और दूसरा बात और जब नया सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हम में आएंगे तो इट विल बिकम मोर एंड मोर पावर एफिशिएंट, प्रोडक्टिव. प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो सोल्यूशन निकलेगा आने वाले समय में, सोल्यूशन हेल्प करेगा कैसे कैसे हम लोग कम कर सकते हैं एमिशन ग्लोबली. चाहे वो ईवी का बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में यूरिया का एक्सपेंडिचर बात हो, हर एक चीज़. कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन विजय 1999. फॉरेन इन्वेस्टर पुल आउट ओवर $1.2 billion इन इक्विटी आफ्टर बजट. तो इसमें बात हो रहा है रिगार्डिंग द एस टी टी. फिर कैपिटल इन एल टी सी जी और एस टी जी बढ़ गया है पहले से. 20% हो चुका है और 12.5% हो गया एल टी सी जी, इसलिए दे हैव पुल आउट. और एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि मार्केट में बबल फॉर्मेशन हो चुका है, बिकॉज जिस पेस पे इंडिया की कैपिटल मार्केट ग्रो हो रही है विदाउट एनी करेक्शन, सो दैट ऑल्सो इंक्रीजेस द रिस्क. तो यही बोला जा रहा है कि अभी कुछ महीनों के लिए इट माइट फॉल, इट माइट बी बियरिश. तो बबल फॉर्मेशन हम कब बोलते हैं? व्हेन वी से कि जो करंट प्राइसेस ऑफ द स्टॉक्स है दे आर अबव देयर फेयर मार्केट वैल्यूएशंस, तो उसको यस. जस्टिफाई नहीं कर पाते. आपकी जो भी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन है या परफॉर्मेंस है, जो इंडिकेटर्स है और जो करंट मार्केट प्राइसेस है, दे आर नॉट इन सिंक. Notable life of scholar economists of distinction and social conscience. क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन साउथ इंडिया के फाइनेस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. उन्होंने बात किया विद रिगार्डिंग टू कैसे पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड डिजीजेस इन इक्वलिटी को कैसे कम करे. हर चीज़ पर क्वेश्चन करता है. न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स.
1974 में उन्होंने बात किया था रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होना चाहिए, लैंड आर्मी फॉर इंडिया। फर्स्ट पर्सन थे। मनरेगा का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा उनसे भी है। उन्होंने पहले ये बोला था कि एक गारंटी स्कीम होना चाहिए। इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट कंटिजेंट टू ओलंपिक्स इन पेरिस 1924। तो 100 साल हो चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगले साल भी, इस साल भी, ओलंपिक्स से रिलेटेड कि 100 ईयर्स हो चुका है पेरिस में, पिछले बार भी था, अभी भी पेरिस में। और ओलंपिक्स 1900 में पेरिस में हुआ था। सर दोराबजी टाटा, वो फिर एक तरह से हेल्प किए थे, फादर जमशेदजी टाटा। वो पायोनियर ऑफ द इंडियन ओलंपिक मूवमेंट, उस पर फोकस किए थे। ये अरेंज किया तो एग्जाम्पल है, जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा फर्स्ट ओलंपिक कंटिजेंट को हेल्प किए थे विद रिगार्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्जाम्पल है ट्रस्टीशिप मोड, एग्जाम्पल है कंपैशनेट कैपिटलिज्म का, गिविंग बैक टू सोसाइटी। इलीगल कोल माइनिंग प्रॉब्लम, सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट में डेथ हुआ, गुजरात। विदाउट हेलमेट, मास्क, सेफ्टी इक्विपमेंट। तो इंडिया में सिर्फ यहाँ पर नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी है, यहाँ पर भी, झरिया में भी है, धनबाद में भी है, प्लस रैट होल माइनिंग भी है। इशू क्या है कि बच्चे, 10 साल के बच्चे भी इलीगल माइनिंग में जा रहे थे और कोलैप्स कर गया, डेथ हो गया। इंडिया ने नेशनलाइज किया था कोकिंग 1971 में, नॉन कोकिंग माइल को 1973 में। स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में इलीगल माइनिंग कॉन्स्टिट्यूट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम विच इज स्टेट सब्जेक्ट, तो इसलिए इट फॉल्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। रैम्पेंट है हर जगह इलीगल माइनिंग, क्योंकि 55% कंट्रीज डिमांड क्रिएट होता है। इलीगल माइनिंग क्यों करना पड़ता है? मोस्टली पहली बात है कि पॉवर्टी है, उसके कारण होता है। आउट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सकता है कि आप कोल बेच बेच करके जो 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया वो हम कमा सकते हैं दिन भर में। लैक ऑफ रिसोर्सेज है, कोल माफिया भी है। अब इलीगल माइनिंग क्या करते हैं, इसको यूज़ करवाते हैं, और जो छोटे मोटे जो रंगदार होते हैं वो इनसे खरीदते हैं और फिर वो बेचते हैं, तो दिखा करके कि उनके पास ट्रक है, बाकी सब तो लेबर जो कॉस्ट है ना वो खत्म हो जाता है इनका। तो कोल माफिया हो गया एग्जाम्पल। माइनिंग ट्रेजेडी से वहाँ नहीं है, कोल मेघालय में भी है। जबकि बैन भी किया गया था रैट होल माइनिंग, बाकी सबको तब भी होता है। सेफ्टी इक्विपमेंट उनके पास नहीं है, मिनिमम प्रोटेक्शन है, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बहुत कम है, तब भी हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण डेथ होती है क्योंकि बढ़ जाता है इसलिए। जॉब, अनट्रेंड फॉर जॉब है, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। क्वेश्चन उठता है मिक्स ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है टू सेट डाउन दिस केसेस। आप सिर्फ पिनलाइज नहीं कर सकते। एम्बेंटन माइंड जो होता है उसमें भी किया जाता है। तो फ्रेमवर्क जो होगा वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सब मिला कर हो, बिकॉज लोकल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द माइनिंग। तो बोल सकते हैं माइनिंग से रिलेटेड जो रॉयल्टी आता है वो उस जगह पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए।
खनिज केंद्र में बनाना चाहिए, इसमें एजुकेशन, स्कूल, सब चीज़ क्रिएट किया जाए। कमला एन अमेरिकन स्टोरी, हरिस इंडियन अफ्रीकन अमेरिकन है। ओके। तो बोल सकते हैं कि कमला हैरिस जो सक्सीड करे विथ रिगार्डिंग टू द इलेक्शन और प्राइमरीज ने अभी तो नॉमिनेशन भी हो चुका उनका, उनको मिल भी गया सपोर्ट फ्रॉम द ओबामा फैमिली। तो दिखाता है कि यूएस पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है वहाँ पर। यूएस इज़ नॉट रेडी टू हैव अ विमेन प्रेसिडेंट। तो इंडिया के लिए क्या होगा, इंडिया के लिए ओवरऑल इमिग्रेशन प्रॉब्लम पर क्वेश्चन उठेगा, तो ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, इंडिया का स्टैंड जो वर्ल्ड वाइड हुआ विद रिगार्ड टू रियलिस्टिक, कैमरा कैमरा एलिस बोल सकते हैं विद रिगार्डिंग टू द आइडियल वर्ल्ड ऑर्डर, बात कर सकती है ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी हर जगह, रादर देन रियलिस्ट। बाकी फिर जो हम लोग रोज डाइवर्सिटी इंक्लूसिविटी का बात होते वो बढ़ेगा। कंपनीज विल अडॉप्ट दैट काइंड ऑफ मेजर्स। कैलिफोर्निया सोशलिस्ट उनको कहा जाता है, लेफ्ट उनका पॉलिसीज है बहुत चीज़ में, विद रिगार्ड टू जेंडर, जेंडर डिस्फोरिया, विद रिगार्डिंग टू द डीआई, हर एक एस्पेक्ट में। कर्नाटक ने रिजर्वेशन बिल लाया, इट इज सिम्टम ऑफ लार्जर प्रॉब्लम। लार्जर प्रॉब्लम क्या हो सकता है, रिजर्वेशन, लैक ऑफ जॉब, जो मॉडल है उससे जॉब क्रिएशन नहीं हो सकता। बैंगलोर के अक्रॉस क्रिएट करना होगा, हाई स्किल्ड इंडिविजुअल चाहिए, वो दिक्कत होता है। इसी कारण ही लैंग्वेज इशू उठता है, और प्लस अलग अलग एरिया से होता है। Industry often prefer migrant worker for unskilled jobs because they are less likely to form union and more easily exploited. ये भी एग्जांपल। तो rather than focusing on कि रिजर्वेशन गलत है, फोकस ही क्यों रिजर्वेशन डिमांड हो रहा है कंट्री के अंदर में। लेबर शॉर्टेज नहीं तब भी इमिग्रेशन क्यों फोकस किया जा रहा है, कर्नाटक के लोग क्यों नहीं लिया जा रहा। तो क्वेश्चन ऑफ फेडरलिज्म में क्वेश्चन उठता है कि हम लोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल चाहिए जिसमें अलग अलग जगह पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, इंडस्ट्री कॉरिडोर, वर्किंग स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम होना चाहिए, चाहे माइग्रेंट वर्कर चाहे इसमें। तो ये बहुत बड़े इशू है रादर देन ओनली अ सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, या फिर कर्नाटक से रिलेटेड है कि हर स्टेट के अंदर में ऐसा हो रहा है। लास्ट ओलंपिक पेरिस 2024, 140 करोड़, 15 लाख दिया गया है सबको, 6 करोड़ दिया है गोल्ड को, ऐसे दिया जा रहा है, 117 भेजा जा रहा है, हरियाणा सबसे ज़्यादा है, 25% है, 25 लोग हैं जो जा रहे हैं हरियाणा से, 22% ऑफ प्लेयर्स।